हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप जो है जीआईसी लेक्चरर के कुछ लेक्चर्स को एंजॉय किया है और इसके पिछले सेशन में आपने बजट सेशन को देखा, इकोनॉमिक सर्वे को देखा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो जीआईसी लेक्चरर को यूपी पीसीएस के द्वारा कोऑर्डिनेट की जा रही है, जिसमें जीएस भी आएगा और आपका ऑप्शनल भी आएगा। तो इस चैनल पे आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ साथ मिलेंगे और वो चीजें समय समय पे आपको अपडेट की जाएंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अब तक जीआईसी लेक्चरर के बारे में आपने सिलेबस स्ट्रेटेजी के बारे में समझा और इसके साथ ही साथ आपने एनिमल फिजियोलॉजी का जो लेक्चर 1 है उसको आपने देखा। हालांकि वो लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, उसकी जो चीजें होंगी आगे आपको अपडेट कर दी जाएंगी, बाकी उसके रिमेनिंग जो लेक्चर्स होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है आपके सिलेबस बायोलॉजी जो सब्जेक्ट का 2 पार्ट में बटा हुआ है, वह है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी सिलेबस के तहत कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, तो उसका यूनिट 1 का आज हम स्टडी कर देंगे। आज हम उसको प्रॉपर देखेंगे कैसे उसको समझना है। तो उसका याद रखिए कि उसका जो सिलेबस है पार्ट 1 में वह है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो इस यूनिवर्स पे यानी अर्थ पे जो है, हमारे प्लेनेट अर्थ पे जो भी एनिमल या प्लांट के जितने भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीव जो भी तरीके के जीवधारी पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी किस तरीके की है, ठीक। तो उसके तहत आपका जो सिलेबस मेंशन है जीआईसी के जो सिलेबस है, जीआईसी बायोलॉजी के जो सिलेबस में, वह है एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल टेक्सोनॉमी विद फीचर्स। याद रखिएगा दोस्तों, डाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, ऐसे ऐसे जो भी शब्द आपको मिलेंगे कीवर्ड्स हैं, इन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा है। यानी कीवर्ड्स की ही के बारे में आपको समझना है कि आखिर ये टेक्सोनॉमी क्या कहता है, डाइवर्सिटी क्या कहता है। तो इसी के संबंध में जो पहला पार्ट है एनिमल डाइवर्सिटी को पहले चेक करेंगे, पहले समझेंगे, फिर इसके बाद से एनिमल टेक्सोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी समझा जाएगा। तो याद रखें दोस्तों कि इस पूरे श्रृंखला में एनिमल डाइवर्सिटी में ये पूरा लेक्चर जो है 4 सब पार्ट्स में कवर होगा और ये लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में पूरे होंगे। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से सब पार्ट्स हैं? पहला है लिविंग वर्ल्ड, ठीक, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। इन सभी के बारे में आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत पहले पार्ट्स को हम पहले देखते हैं लिविंग वर्ड के बारे में। याद रखिए, लिविंग और नॉन लिविंग दो तरीके की चीजें होती हैं। लिविंग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, कि जिसके अंदर कुछ पता चले कि जो मोटिलिटी पाई जाए, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो, रेस्पिरेशन करने की क्षमता हो और तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करने की जो क्षमता हो, वो आपका लिविंग के कैटेगरी में आता है। नॉन लिविंग के कैटेगरी में ये सब चीजें नहीं आती हैं। और याद रखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वायरसेस बोला जाता है। ठीक, वो चीजें जो होंगी आपके माइक्रोब्स में या माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट में आएंगी, जो कि आपको आगे अपडेट की जाएंगी। ठीक, अब याद रखिए, लिविंग वर्ड दो तरीके के पॉइंट से मिलकर के इसकी पूरी चीजों को समझना होगा। पहला क्या है, लिविंग वर्ड में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन कौन से? पहले कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि याद रखिए कि अगर कोई भी इंडिविजुअल लिविंग की कैटेगरी में बिलोंग करेगा तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी? उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना या अपने ही जैसी संतान को पैदा करना, यह क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। दूसरा क्या है? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब सेंसेस के माध्यम से, सेंस ऑर्गन के माध्यम से किस तरीके से इन्वायरमेंट के प्रति प्लांट का, एनिमल का, माइक्रोब्स का क्या इंटरेक्शन है, क्या उसका जो है इंटरेक्शन के साथ साथ उसकी क्या भूमिका है, ये सभी चीजें जो आएंगी जो है सेंस इन्वायरमेंट्स के रूप में आएंगी। ठीक है, किस तरीके से उसकी सेंसिंग एक्टिविटी होती है। दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में और क्या क्या खास चीजें पाई जाएंगी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या होंगी। वह होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अपना केमिकल फॉर्मेशन होता है, केमिकल सिंथेसिस होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से उसके बाद बॉडी की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो पूरे जितनी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन करे या जितने भी एक्सक्रीशन करे, रिप्रोडक्शन करे, ठीक, डाइजेशन करे और भी तमाम तरीके की एक्टिविटीज करे, इन सभी का जो सम होता है उसमें जो केमिकल्स
कंपोजिशन है उन्हीं का योग जो कहलाता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे आता है। अब मेटाबॉलिज्म में भी दो तरीके का पार्ट होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या, आने वाले चैप्टर्स में आगे आपको बताई जाएंगी। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाबॉलिज्म का गुण पाया जाएगा, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब रेप्लिकेशन होने की प्रोसेस, स्वतः जो रेप्लिकेशन होगा या अपने ही जैसी कॉपी बनाने की जो क्षमता होगी वो पाई जाएंगी। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने ही द्वारा व्यवस्थित भी होगा और साथ में इंटरेक्ट भी करेगा, यानी पूरी पूरी जितनी प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या उसी को बोलेंगे सजीव बोला जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिए कि ऑल लिविंग, और अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे उसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्या होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ग्रो करेंगे, उसमें क्या ग्रोथ करने में क्या होगा, उसका जो वृद्धि होगी उसमें क्या होगा, सबसे खास चीज क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा। ठीक है, मास मतलब शरीर की साइज अगर छोटी होगी तो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, सेल डिविजन्स होंगे तो उसका मास बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ेंगे, सेल डिवीजन होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, अपने जैसी संतान पैदा करेंगे। ठीक, ये सभी जो चीजें होंगी इसके तहत आएंगी। और नॉन लिविंग क्या और कोई कैटेगरी है, जैसे मान लो आप जो भी नेचर में और भी जो चीजें हैं, ठीक, जैसे सैंड की बात कर लें या कोई लकड़ी की बात कर लें, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, समय आने पर डिसइंटीग्रेट ही होना है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी खास चीज क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड ग्रोथ होता है और आउटसाइड ग्रोथ दोनों होता है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर इनसाइड ग्रोथ का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लाइक वाइज डेवलपमेंट, मतलब अपने ही जैसा पैदा करना। ठीक, अब ये मेथड्स जो होती हैं कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, दूसरा क्या हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, तो ठीक, और तीसरा क्या होता है नॉर्मल वेजिटेटिव पार्ट से डेवलपमेंट होना, बडिंग भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, और भी कई तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे कॉर्डेट्स के केस, चाहे एनिमल के केस में हो, चाहे प्लांट के केस में हो, चाहे माइक्रोब्स के केस में हो, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें सेक्सुअल प्रोसेस कुछ अलग तरीके से होगा। एसेक्सुअल का जो प्रोसेस होगा जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो क्या होंगे, कुछ अलग तरीके से अपना रोल अदा करेंगे, अपने जैसी संतान पैदा करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फंगी, फंगी में भी बिल्कुल अलग तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कई कई जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो आपको डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, यही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ क्या है कि और एग्जांपल्स के तौर पे देखें, ईस्ट और हाइड्रा, इसके अंतर्गत खास चीज क्या पाई जाती है, बर्डिंग का फॉर्मेशन पाया जाता है। बर्डिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट का कोई पार्ट है, मान लीजिए कोई प्लांट इस तरीके से है और इसका ये ऐसे ऐसे कोई पार्ट्स है, तो इसके इस पार्ट से अगर कट करके, यानी पार्ट वाइज पार्ट कट करके उससे उसका किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाए, किसी पार्ट का ग्रोथ हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। तो ईस्ट के बॉडी पार्ट्स में से किसी एक छोटे पार्ट से, ठीक, डेवलपमेंट हो जाना है पूरे पूरे पार्ट का, तो वो बर्डिंग कहलाएगा। हाइड्रा के किसी छोटे पार्ट से, उसके शरीर के किसी छोटे पार्ट से फुल बॉडी डेवलपमेंट हो जाना, वो क्या कहलाएगा, बर्डिंग कहलाएगा। इसके साथ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, यानी इसके बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, वो फिर से उसमें तब्दील हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लो, छिपकली को आपने अपने घरों में देखा होगा, तो छिपकली क्या होता है, उसकी पूंछ कट जाती है, कुछ दिनों बाद से पूंछ आ जाती है, ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है, रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक, इसके साथ साथ एक आपने लीफ देखी होगी, ब्रायोफिल्म की लीफ। ब्रायोफिल्म की लीफ क्या होती है, ब्रायोफिल्म की जो लीफ होती है वो नॉर्मली पेड़ से नीचे जो सरफेस पे गिरता है, ठीक है, ट्री से सरफेस पे गिरता है, अर्थ सरफेस पे, और वहां पे क्या होता है कि प्रॉपर मॉइस्चर या प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने के साथ साथ, वाटर मिलने के साथ साथ उसके जो पत्ते जो होते हैं उन पत्तों से कुछ रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं से एक क्या होता है कि एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका जो है रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाएगी। ठीक, इसके साथ साथ अब तीसरा जो पार्ट है मेटाबॉलिज्म की बात देखें। मेटाबॉलिज्म में याद रखिएगा दो पार्ट्स पहले से इनबिल्ट है, वो है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, केमिकल इंटरेक्शन
पूरे तरीके के उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इंटरेक्शन को ही मेटाबॉलिज्म बोला जाएगा। और ये केमिकल इंटरेक्शन होता कैसे है बॉडीज के अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या अदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी तरीके का ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर कुछ केमिकल मशीनरी है और उन्हीं का इंटरेक्शन होना वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक, अब याद रखिए किसको अगर डिफिनेशन के फॉर्म में देखें, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, मतलब जो है जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक होता है इसमें कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक में एनर्जी लिबरेट होगा, एक में एनर्जी फॉर्म होगा, इन्हीं दोनों के सम को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। और याद रखिए कि जब आउटसाइड बॉडी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो वो भी एक अलग कैटेगरी होती है और उसके अंदर भी क्या होता है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में एक टेक्निक बहुत ज्यादा चलन में है, वह है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक है, जिसके तहत क्या होता है कि ऐसे यंग वंस या ऐसे इंडिविजुअल्स जो है जो अपने जैसा जो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनके कारण कई भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके जो है स्पर्म या ओवा उतने मैच्योरेट ना हो ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन ना कर पाए, तो किया क्या जाता है कि उनके स्पर्म और ओवा को एक आर्टिफिशियल माध्यम से एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और लेकर के उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंडीशंस डाली जाती हैं और उसके तहत क्या होता है कि जब वो उनके अंदर मोटिलिटी आ जाती है तो फिर से उसको क्या करते हैं कि जो है प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में फिर से रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यंग का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी एक तरीके का टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होना। तो इसमें भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है लेकिन ये आउटसाइड द सिस्टम हो रहा है, तो ये भी इसी के तहत आएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखें तो चौथा पार्ट जो होगा कॉन्सियसनेस की बात करें दोस्तों। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति, या सिंपली कह सकते हो कि किसी भी इंडिविजुअल का अंदर की क्या एक्टिविटी हो रही है, सेल्फ एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, कॉन्सियसनेस के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिए कि इसके तहत क्या क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ऑटोमेटिक बॉडी क्या करे, जैसा डिमांड हो उस तरीके से रेप्लिकेट हो जाए, रेगुलेट हो जाए और साथ ही साथ सेल्फ इवॉल्व हो जाए। ठीक, तो अब तक आपने जो भी पार्ट्स देखे ये लिविंग के तहत आते हैं और याद रखिएगा दोस्तों इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस लगभग लगभग टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं, जीआईसी में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, यानी कोई पार्ट्स में छूटा नहीं है। और इस पूरे डिस्कशन का जो आधार है कहीं न कहीं काफी सारे टेक्स्ट बुक्स हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा या बता रहा हूँ इन सब चीजों को ऐसे नहीं है, इसको आप थरोली पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो आने वाले समय में आपको दिए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से उसको सॉल्व करिए, निश्चित ही आपकी सफलता जो है सुनिश्चित होगी। कि नेक्स्ट जो पार्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में किस तरीके से होता है, तो उसके तहत आता है पहला चीज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है कि बायो और डाइवर्सिटी। याद रखिए कि अर्थ प्लेनेट पे कंप्लीटली किस तरीके से फ्लोरा और फौना का डिवीजन है। फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड जो चीजें हैं, प्लांट किंगडम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और फौना का मतलब जो होता है एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ माइक्रोबियल अटैचमेंट भी या माइक्रोबियल इंट्रैक्शन भी इन्हीं सब कैटेगरीज में आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा एक यूनिवर्स में या एक प्लेनेट में कौन कौन से जो कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, फ्लोरा फाना माइक्रोब सभी तरीके का इंटरेक्शन जो होगा वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग तरीके के जो है बायोलॉजिकल मटेरियल जिनकी डाइवर्सिटी भी अलग अलग तरीके से है, किस तरीके के पौधे भी अलग अलग तरीके से मिलेंगे, प्लांट्स पौधे अलग तरीके से मिलेंगे, एनिमल्स भी अलग तरीके से मिलेंगे, माइक्रोबियल इंट्रैक्शन यानी माइक्रोब्स में जैसे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीज या जो और भी कई तरीके की जितनी चीजें आपको सब देखने को मिलेंगी। तो बायोडाइवर्सिटी, अब इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है पूरे अर्थ पे अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। अब जिसको अगर देखा जाए तो अलग अलग टेक्निकल नेम भी दिया था उसके लिए, जैसे बायोम का नाम दे दिया गया। ठीक, और किस तरीके से अलग अलग जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे किस तरीके से वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से कॉन्टिनेंट में किस तरीके के एनिमल और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी चीजें जो आएंगी किसके तहत आएंगी, बायोडाइवर्सिटी के तहत आएंगी। अब बात ये आती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म एक प्लेनेट पे पाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, उनका
किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी साइंटिस्ट के सामने। तो याद रखिएगा कि इसके लिए एक जो मेथड इजाद किया जाता है उसका नाम होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम रखने की प्रक्रिया। अब नॉमेनक्लेचर जो होता है जिसके तहत क्या हो कि किसी भी जो है इंडिविजुअल का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंगो का अगर हम एग्जांपल लें तो मैंगो का बोटेनिकल नेम जो होता है मैंजीफेरा इंडिका है, और बंदर का अगर जो हम नाम लें तो उसका नाम होता है मकाका मुलाटा। ठीक, तो अब याद रखिए कि अपने कंट्री में उसको बंदर बोला जाता है, लेकिन दूसरे कंट्री में उसको किस नाम से जाना जाएगा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसके कॉमन नेम्स हो सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक जो नेम नोटेशन किया जाता है वो हर कंट्री में एक जैसा होगा। और इसका फायदा ये होगा कि कोई भी रिसर्च वर्क होंगे या कुछ भी इसके बारे में सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीजें जो पता करनी हो इस किसके माध्यम से, इस साइंटिफिक नेम के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा चाहे वो प्लांट की कैटेगरी हो, एनिमल की कैटेगरी हो या कोई भी और तरीके के माइक्रोबियल कैटेगरी हो, इन सबको एक साइंटिफिक नोटेशन से क्लासिफाई किया जाए। तो इसके तहत क्या कॉन्सेप्ट आया, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, और उस क्लासिफिकेशन के तहत जो है नॉमेनक्लेचर, नाम रखने की प्रक्रिया। अब नाम रखने की प्रक्रिया में याद रखिएगा दोस्तों कि दो तरीके के मेथड हैं, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी इसके तहत जितने भी प्लांट से रिलेटेड चीजें हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने एनिमल डाइवर्सिटी है उनका नॉमेनक्लेचर करने की जो मेथड होगी वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के तहत आएगी। और दूसरी चीज के साथ साथ खास बात क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या आइडेंटिफाइड उसके फीचर्स हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे तो उनमें उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। कुछ में क्या होगा कि कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी, कुछ डिससिमिलरिटीज मिलेंगी, तो उसको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा। तो कैसे कैसे जो क्लासिफाई किया जाए, नॉमेनक्लेचर किया जाए, इन सब के लिए सबसे खास जरूरी चीज है कि पहली चीज तो जो चीज पाई गई इस यूनिवर्स में वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, क्या है, तो उसी को जो पहचान करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर भी करना आसान हो जाएगा कि उसको आईसीबीएन के तहत रखना है, आईसीजेडएन के तहत रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। इसके साथ जो ये नॉमेनक्लेचर की जो बात की जा रही है, इसके तहत कौन सा मेथड इजाद किया गया। अब इसके तहत याद रखिए कि इसके लिए जो मेथड इजाद किया गया इसका नाम था बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको हिंदी में द्विनाम पद्धति बोला जाता है। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नाम किस तरीके से लिखा जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मैंगो का बोटेनिकल नेम लिखता हूं, यहाँ लिखा भी है, सॉरी, मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे याद रखिए कि मैंजीफेरा और इंडिका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक किसका नाम है, शुद्ध रूप से आम का नाम है। याद रखिए कि एक और नाम मैं ले लेता हूँ, पैंथेरोलियो, ठीक है, या पैंथरा टाइग्रेस। आप सिंपली टाइगर, लायन, इन सब के आधार पे आप देख सकते हो। ठीक, और राउल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पेंधा का ये पौधे का नाम, बोटेनिकल नेम है। तो बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, जो मैं बातें आप कह रहा हूँ, तो इसमें दो शब्दों से मिलकर के बना है। यही चीजें समझनी है और ये चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, कई बार पूछी गई हैं कि कैसे आप इसको क्लासिफाई करोगे। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सबसे पहले जो जन्मदाता थे वो कैरोलस लिनियस थे। कैरोलस लिनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि प्लांट नॉमेनक्लेचर को वो उन्होंने क्लासिफाई किया, और उसके आधार पे इन्होंने दो पार्ट्स में इसको बांटा। पहला पार्ट क्या था, जेनरिक नेम, मतलब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की जो ढूंढी गई है या प्लांट को ढूंढा गया है तो उसका पहला नाम क्या होगा, जेनरिक नेम। और उस जेनरिक नेम के अंतर्गत क्या होंगे, उसका कुछ स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम भी होगा, उसी को स्पेसिफिक एपिथेट कहा गया। यानी इतने दूर का नाम जो होगा, मैंजीफेरा तक का नाम जो होगा उसका नाम होगा जेनरिक नेम, और इंडिका जो हो गया स्पेसिफिक एपिथेट के तहत आएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। दूसरी चीज याद रखिए कि इसके नेम को लिखा कैसे जाए। कैरोलस लिनियस ने एक और नाम दिया कि जैसे कि शब्द जितने हैं सब लैटिन वर्ड में लिखे जाएं। आप कभी भी आप देखोगे कि जब कभी भी बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखा जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है। वो भी अंडरलाइन एक में चिपकी हुई नहीं रहती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इससे मैंजीफेरा के नीचे एक अंडरलाइन किया जाएगा और इंडिका के नीचे एक अंडरलाइन किया जाएगा। और याद रखिएगा कई बुक में इस छोटे वाले पार्ट को, जो इंडिका जहाँ लिखा हुआ है या जो भी चीज के जेनरिक नेम के बाद के जो लिखे हुए हैं उनको इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है या लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक,
तो ये भी एक तरीका होता है। दूसरी चीज, कई जगह आपने देखा होगा कि मैंजीफेरा इंडिका जो है उसके आगे कहीं कुछ शब्द इस तरीके से LINN HBS इस तरीके से कुछ चीजें HUS ऐसा लिखा रहेगा, तो वो क्या होता है, ऑथर नेम होता है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन जब लिख देंगे तो यानी लिनियस ने इसको इस जगह से ढूंढा था या जहां से, तो किसके लिए, इनके सम्मान में ये चीजें लिख दी जाती हैं, तो ये याद रखिएगा। तो कुछ ये स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक, ये चीजें मैं आपको तेजी से इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी लोग जो है परा स्नातक हो यानी आप पीजी हो, और इतनी आपसे आशा रखता हूं कि आपको जियोलॉजी और बॉटनी कॉमन लेवल पे पढ़ा होगा, तो बहुत ज्यादा इसको डीप में न जाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो क्लासिफिकेशन का होगा दोस्तों। क्लासिफिकेशन का मतलब नॉमेनक्लेचर कर लिया, अब नॉमेनक्लेचर कर लिया तो इसको क्लासिफाई करोगे कि भाई ये किस किस ग्रुप में या किस किस डिवीजन में बटा हुआ है। तो याद रखिए, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर इजिली ऑब्जर्व हो जाए उसी के जो कैटेगराइजेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस जो होंगे ये प्लांट के अंतर्गत कि प्लांट पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक है, जिम्नोस्पर्मिक है। एंजियोस्पर्मिक है तो उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मिक है तो उसके अंदर कौन कौन से डिवीजन है, तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती है और उस मेथड का नाम होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में एक खास टर्म लिखा है टैक्सा। टैक्सा का मतलब क्या होता है, सिंपली प्लांट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से। यानी किसी की कोई प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं तो उसको एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे के कैरेक्टर कुछ और तरीके से हैं उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया। यानी अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, यही क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशंस को जो किया जा रहा है इसी मेथड्स को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और प्लांट के केस में होगा तो प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल के केस में होगा तो एनिमल टैक्सोनॉमी। अब प्लांट के केस में आप देखो तो जो है ये किस किस तरीके से बटे हुए, कुछ पार्ट्स डाइकाट के रूप में आएंगे, कुछ पार्ट्स मोनोकाट के रूप में आएंगे। ठीक है, तो डाइकाट लीडन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी फसल जिसको तोड़ा जाए दो पार्ट्स में टूट जाए, यानी मतलब सिंपल अरहर की अगर एग्जांपल लें तो अरहर को के सीड को आप तोड़ोगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डाइकाटलीडन। गेहूं के जो है सीड्स को आप देखोगे, व्हीट के सीड्स को देखोगे तो उसको आप तोड़ोगे तो दो पार्ट में नहीं टूटेगा, वो मोनोकाटलीडन्स होगा। ठीक, अब ये बात आती है पूरी टैक्सोनॉमी के तहत। टैक्सोनॉमी में पूरे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवीजन कर दिया, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना उस ग्रुप में उसको डाल दिया उस प्लांट को। अब बात आती है उसके तहत एक आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की बेसिस पे जो भी कुछ डिवीजन आपको देखने को मिलता है उसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कि कौन सी चीजें कब कैसे आएंगी। जैसे अब बात करें सिस्टमेटिक्स के तहत तो पूरी वो चीजें जो आती हैं वो कैसे कैसे डिवीजन होगा, यानी कोई अगर जो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्पीसीज किस तरीके से होगी, उसके बाद उसका जनरा किस तरीके से होगा, फिर उसकी फैमिली किस तरीके से होगी, ठीक, ऑर्डर कैसा होगा, क्लास कैसा होगा, किंगडम कैसा होगा। ठीक, तो ये सभी चीजें जो होंगी ये किसके तहत आएंगे, सिस्टमैटिक्स के तहत आएंगी। तो ओवरऑल आप ये चीजें समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसी को टैक्सॉन बोलते हैं, ये तीन चार तरीके से बटे हुए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशंस का, क्या है, वह होता है स्पीसीज, चाहे वो एनिमल किंगडम हो चाहे वो प्लांट किंगडम हो। तो स्पीसीज की हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बना के आपके टेस्ट पेपर में हो सकता है दिए जाए। ठीक, तो स्पीसीज को बारे में क्या समझना है, समझ लीजिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, यानी जिसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज फंडामेंटल यानी बेसिक सिमिलरिटीज हो, बहुत ज्यादा उसके डिटेल सिमिलरिटीज ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। ठीक, अब स्पीसीज के तहत जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सोलैनम की बात करें, ठीक है, आलू की अगर जो बोटेनिकल नेम के बारे में देखें तो सोलैनम टुबरोसम हो जाता है। ठीक है, वही सोलैनम मेलेनोफेरा होता है, ठीक है, या मेलेनोजीना भी आप कहते हो, तो ये चीजें आ जाएंगी। साथ ही साथ पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंत में जो लास्ट में जो लग रहा है यही क्या होता है, आपका स्पीसीज होता है। ठीक है, इसी को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीनस। जीनस के बारे में क्या देखोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो भी रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका जो ग्रुप है
which has more character in comparison to species of other genera। मतलब एक जेनरा का दूसरे जेनरा से जो थोड़ा सा डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। अब जीनस में देखिए यहाँ पे लायन का एग्जांपल लेंगे और टाइगर का एग्जांपल लेंगे। दोनों क्या है, सेम ही जैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इनसे क्या है कि इनका जेनरा तो सेम होगा। जेनरा का मतलब इसका नाम पैंथेरा, ठीक। एक जगह पर लियो हो गया, लायन है तो लियो और टाइगर है तो टाइग्रेस, ठीक। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे कि लायन को लायन वाले ग्रुप में रखेंगे और उसके ऑफस्प्रिंग को उसके ग्रुप में रखेंगे और टाइगर वाले को टाइगर वाले ग्रुप में रखेंगे। तो ये जेनरा वाला हो गया। यानी आप सिंपली देखें कि जो कोई भी आप बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिख रहे हो तो जो शुरू में लिखते हो वो होता है जेनरा और तो बाद में लिखते हो क्या होता है, स्पीसीज। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं फैमिली। फैमिली क्या है, group of related genera with still less number of similarity as compared to जीनस एंड स्पीसीज। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ सिमिलरिटी जो पाई जाएंगी वो जेनरा और स्पीसीज की इतना नहीं होगा, कुछ उससे कम होगा, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा। जैसे अगर हम कैट की बात करें तो कैट का जूलॉजिकल नेम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मैं ही बता देता हूँ। उसका नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। और डॉग का भी आपका नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, डॉग का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो याद रखिए ये दोनों जो हैं, कैट जो होती है फेलियडी ग्रुप में फैमिली में पाई जाती है और जो डॉग होता है कैनियडी जो है फैमिली में पाया जाता है। तो यहाँ से भी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ऑर्डर का पार्ट है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, याद रखिए कि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्व हो रहे हैं उन्हीं के आधार पे क्या है जो चीजें दिखे वो कहलाएंगी ऑर्डर के तहत। यानी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर दिख जाए मतलब तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। याद रखिए कि फैमिली कॉन्वाल्वुलेसी और सोलेनेसी को सेम ऑर्डर में रखा गया पॉलीमोनियल्स में। यानी पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के तहत ही कॉन्वाल्वुलेसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और सोलेनेसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिक्स करती हैं तो ये क्या हो गया, ऑर्डर। तो अब इस ऑर्डर के तहत क्या है कि ये जो दो फैमिलीज हैं, ऐसे ही ऑर्डर कॉर्निवोरा के तहत जो है दो फैमिली आपको फेलियडी और कैनियडी देखने को मिलेगी। यानी कैट और डॉग वाली फैमिली देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑर्डर का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास में याद रखिए कि मैमेलिया, इंसेक्टा, डिप्टेरा इस तरीके का क्लास देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए कि ये मैमेलिया क्लास के अंतर्गत दो अगर ऑर्डर हम देखें, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा, जिसके तहत क्या है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, दो अलग अलग एनिमल्स हैं। ग्रुप है कौन सा, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, ये ऑर्डर प्राइमेटा के तहत है। और कार्निवोरा के तहत टाइगर, कैट और डॉग्स। तो ये आपका डिवीजन इस तरीके से क्लास के रूप में होगा। फाइलम की बात करें तो फिशेस, एम्फीबियन, ठीक, मैमल्स, ठीक, और पीसीज, ये सभी जो होंगी किसके तहत आएंगी, आपके फाइलम के तहत आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। और उसके बाद से लास्ट में आ गया फाइलम को कुछ हद तक हायर टेक्सोनॉमिक डिवीजन के तहत डिवीजन भी बोला जाता है। और याद रखिए कि नेक्स्ट आएगा किंगडम। किंगडम के तहत क्या होगा कि पर्टिकुलर जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो एनिमिलिया के तहत है, प्लांटी के तहत है, फंगी के तहत है, एल्गी के तहत है। ये सभी चीजें जो डिवीजन होंगी, तो डिवीजन भी लगभग 5 तरीके, सॉरी किंगडम भी लगभग 5 तरीके के किंगडम में बांटा गया है, जो कि आप आगे वाले क्लास में इसको पढ़ोगे कि हिटेकर ने पूरा एक 5 किंगडम सिस्टम दिया था। तो उसको कैसे कैसे जो होगा वो आगे बताया जाएगा। तो ओवरऑल आपको एक हायरार्की का ऑर्डर में बता देता हूँ कि सबसे नीचे से अगर हायरार्की आप देखोगे तो वो क्या होगा, सबसे नीचे होता है स्पीसीज, उसके ऊपर क्या होता है जीनस, उसके ऊपर क्या होता है फैमिली, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर क्या होता है ऑर्डर, ठीक। इसके ऊपर क्या होता है क्लास, और क्लास के ऊपर क्या होता है फाइलम या उसी को डिवीजन, और सबसे ऊपर जो होता है किंगडम। यानी इतने क्रम से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है क्लासिफिकेशन की जाती हैं। तो एक एक करके आपको जब आगे और पढ़ाई जाएंगी चीजें, जैसे आपके जो सिलेबस में जो मेंशन है, साइकन मेंशन है, अमीबा मेंशन है, कॉकरोच मेंशन है, इन सभी के बारे में जब डिवीजन किया जाएगा, क्लासिफाई की जाएगी, तो आपको चीजें अधिक से अधिक समझ में आ जाएंगी। तब तक के लिए आपको ये सब चीजें समझनी होंगी। नेक्स्ट है जो इसका टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या है, टेक्सोनॉमी जो आप करते हो तो उससे क्या फायदा है। अब प्लांट के केस में दोस्तों देखें तो सबसे खास चीज क्या है, फायदा हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आप लगभग जितने लोग पीजी करके आए हैं, चाहे वो जूलॉजी में करें चाहे बॉटनी में करें, तो विशेषकर बॉटनी वाले भी देखे होंगे कि हर्बेरियम सीड्स बनाई जाती है। हर्बेरियम सीड्स का मतलब क्या है कि उनको फील्ड ट्रायल
के तौर पे ले जाया जाता है। अलग अलग जंगल में, अलग अलग जगह पे जहाँ पे फ्लोरा का बहुत ज़्यादा जमावट देखने को मिलेगा, और जंगल झाड़ कहीं पे भी ले जाएंगे, और वहां से क्या होगा, अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स, ठीक है, को इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करके उसको कुछ दिन तक पेपर शीट्स में मोड़ के रखा जाए ताकि वो सूख जाए, और उसके बाद से उसको एक पेपर पे हर्बेरियम सीड्स पे क्या होगा, उसको माउंट कर दिया जाएगा, और माउंट्स करके उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स और तमाम तरीके की चीजों को स्टडी के पर्पज से रखा जाएगा। जिससे क्या होता है कि कई उसमें इंफॉर्मेशन होती हैं कि ये प्लांट कहाँ से लिया गया, किस सोर्स से लिया गया, ठीक है, कौन से डिवीजन में लिया गया, किस डेट में लिया गया, ठीक है, किस ऑर्डर के तहत है, किस फैमिली के तहत है, और पूरी डिवीजन के तहत उसका पूरा क्लासिफाई किया जाएगा, और क्लासिफाई करके उसके बाद से इसको फर्दर स्टडी के लिए रख लिया जाएगा। तो ये कहलाता है हर्बेरियम। मतलब एक प्लांट के, चाहे वो प्लांट वाइल्ड हो या कोई भी तरीके का प्लांट हो, प्लांट के पार्ट्स हों, उन सबको एक सुरक्षित तरीके से रखा जाए ताकि फर्दर स्टडी के लिए वो काम आए, तो वो हर्बेरियम सीट के तहत होता है। तो एक किसके माध्यम से संभव हो पाता है, टेक्सोनॉमिक डिवीजन के माध्यम से, टेक्सोनॉमिक एड्स के माध्यम से संभव हो पाता है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है, यहाँ पे जो है इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन जो किए जाते हैं, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होगा कि सिंपली आप देखोगे कि कई तरीके के बोटेनिकल गार्डन आपको इंडिया में भी दिख जाएंगे। कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन है, लखनऊ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्यू जो बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो बोटेनिकल गार्डन से क्या होता है, फ्लोरा और फौना का संरक्षण होता है वहां पे भी। तो ये भी, इसमें भी किस तरीके से बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो फ्लोरा और फाना है वो किस तरीके से टेक्सोनॉमिकली डिवाइड है, क्लासिफाई है, कैटेगराइज है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो है म्यूजियम। म्यूजियम भी क्या होता है कि भी स्टडी के पर्पज के हिसाब से कॉलेज में, ठीक है, और भी तमाम जगहों पे क्या है कि प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल, इन सबको स्पेसिमेन के रूप में और भी तरीके से इनको स्टोर किया जाता है, इनका प्रॉपर संरक्षण किया जाता है, और संरक्षण करके स्कूल कॉलेज वगैरह में डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाए जाते हैं। नॉर्मली आपने अपने पीजी प्रोग्राम के द्वारा जो है जो स्पेसिमेन एनालिसिस किया होगा प्लांट का, एनिमल का, तो अलग अलग उसको सोल्यूशन में रखे जाते हैं। तो सोल्यूशन का नाम क्या होता है जिसमें आपके स्पेसिमेन रखे जाते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और वो सोल्यूशन होता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने परसेंट वो सोल्यूशन में इन स्पेसिमेंस को रखे जाते हैं। तो स्पेसिमेंस का सिंपल मतलब यही होता है कि मान लो आप कॉर्डेट्स के कुछ स्पेसिमेन हैं, नॉन कॉर्डेट्स के स्पेसिमेन हैं, प्लांट्स के हैं, तो उनके पार्ट्स को आप स्टडी करोगे, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखोगे, कुछ एक्सटिंक्ट जो प्लांट हैं या एनिमल है उनके बारे में भी स्टडी करोगे, और उसकी सिमिलरिटीज को डिसिमिलरिटीज को मैच कराओगे, ताकि फर्दर स्टडीज में वो काम आए। किस लेवल पे, जनरल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल पे काम आए। तो इसके लिए क्या है, म्यूजियम के तहत इसको रखा जाता है, इसके तहत क्या है कि संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क याद रखिएगा, इसके तहत क्या है, जैसे बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड चीजों का संरक्षण है, और जूलॉजिकल पार्क में क्या है कि जितने भी एनिमल से रिलेटेड चीजें हैं उनका संरक्षण करने की बात की जाए। और इसी में कुछ छोटे छोटे मनोरंजन वाले पार्क भी बना दिए जाते हैं बच्चों के लिए देखने के लिए, या और भी लोगों के लिए, जिसको जू भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक लास्ट में होता है की में क्या मतलब है, की का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, एनिमल के, उसमें सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, उनकी एक कैटेगरी बनाई जाती है। उन्हीं कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। तो इसके आधार पे प्लांट के क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज हैं, एनिमल के क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज हैं, उसके किंगडम में, उसके तमाम टेक्सोनॉमिक डिवीजन में क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज देखने को जो मिलती हैं, उन्हीं को किसके अंतर्गत रखते हैं, की के अंतर्गत रखते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आशा करते हैं कि इससे आपको कई चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। और रही बात ये आपके पूरे सिलेबस का, कुछ चीजें देखिए सिलेबस के बियॉन्ड मैं कोई चीज नहीं बताने वाला हूँ, तो ये आपकी जो चीजें हैं आपके जीआईसी लेक्चरर में भी काम आएंगी, और साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं आने वाले समय में 2-4 महीने बाद होंगी उसमें भी काम आएंगी, केवीएस के जो एग्जाम्स होंगी उसमें भी काम आएंगी। तो याद रखिए कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, और इसी के आधार पर जैसे ही आपका सिलेबस का लगभग 30 से 40% खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको मेंस राइटिंग का भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्नों को किस तरीके से लिखना
है, बिल्कुल वे पैरामीटर को नहीं लगाना है कि जैसा आप अपने ग्रेजुएशन या पीजी के सिस्टम में लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स आपको पास करने के लिए दे दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे लोक सेवा आयोग में मार्किंग थोड़ी टफ होती है। तो इसलिए याद रखिए कोई भी साइंस का सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी है, इसी ऑप्शनल को आपको देना है। इसलिए आपको तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है उस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के अंदर। और क्वेश्चन के जो दायरे हैं वो भी 3 पार्ट्स में बटे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इन्हीं तीनों को ध्यान में रख करके पहले प्रीलिम्स की चीज़ों को बताएँगे, साथ ही साथ आपको जब 4-5 चैप्टर खत्म हो जाएँगे, तो उसके साथ एक कॉम्बो रूप में 2-3 लेक्चर इस तरीके से मेंस के रूप में भी दिए जाएँगे, तो आपकी पूरी चीज़ें जो है लगभग समाप्त हो जाएँगी। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होंगी, उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत, तकलीफ कुछ भी हो, जो चीज़ ना समझ में आई हो, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल का नाम थोड़ा चेंज हो चुका है, अब चैनल टू द पॉइंट के नाम से चेंज होकर के निशांत यूपीएससी के नाम से चेंज हो चुका है। चैनल वही है, लोग वही हैं, टीम वही है, ठीक कुछ नहीं बदला है, बस केवल नाम चेंज हुआ है, इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो। और हमारे चैनल पे आएँ, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में जो है कमेंट्स भी करें, ठीक है? और कोई दिक्कत आती है तो आप इसको बताएँ, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद।